चीनी बहरान में हमारे कपड़े उतार लिए गए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। मीडिया अच्छा था जब पीटीआई ऑपोजिशन में थी, आज ये गंदा हो गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। वेलकम बैक नाजरीन। दस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। राना एहसान अफजल साहब के पास जाएंगे। राना एहसान साहब, सर जनाब-ए-मन महंगाई यकीनन कम होगी, लेकिन सूरत हाल कुछ और ही चुगली खा रही है। कराची के लोगों पर जुल्म सितम की इंतहा करते हुए महज ₹4.25 कौमी मफाद में हमें इसे भी कबूल करना है, वरना आप गद्दार हैं। सर ₹4.25 कराची वालों के लिए बढ़ा दिए गए हैं और पूरे मुल्क की अगर हम बात करें तो ₹5.25 बढ़ाए गए हैं। लेकिन सर कौमी मफाद इस बात का मुतकाजी है कि आपने जो है वो चुप रह करके ये हुकूमती कोड़ा भी, या बल्कि IMF का ये कोड़ा भी अपनी पीठ पर खाना है और फिर शुक्रिया के तौर पर मुस्कुराना भी है। अरफीन भाई, ये नेपरा की जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर ये 60 अरब रुपए का इजाफी टीका जो है वो बिजली की मद में जो है वो कलेक्ट करना है। उसकी जो वजह बताई है वो बड़ी मजेदार है कि अक्टूबर में 0.2% जो है इन्होंने बजट किया था कि हमने फर्नेस ऑयल से बिजली बनानी है, लेकिन हुआ क्या कि आपने 11% जो बिजली बनाई वो आपने फर्नेस ऑयल से बनाई। वजह क्या कि LNG आपने इंपोर्ट नहीं की टाइम पे, तो आपको फर्नेस ऑयल से बनानी पड़ी, जिसकी वजह से नेपरा कहती है कि 44 बिलियन रुपीस जो है वो इस वजह से बढ़ेंगे और जो 16 अरब जो है वो आपका बढ़ेगा क्योंकि आलमी मंडी में जो है वो कीमतें इजाफी हो गई हैं। यानी कि जो 44 अरब का टीका है वो नालायकी, नाअहली, निकम्मेपन जो ये PTI हुकूमत का वतीरा है उसकी वजह से अवाम को टीका लगा है और ये हकायक है। और ये हम लोगों, मैं आपको बता दूं आरफीन साहब कि ये जो मिस मैनेजमेंट और मिस गवर्नेंस है या फिर ये फर्नेस ऑयल के माफिया के साथ जो है उनके पेट भर, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। इस वजह इसकी सजा कौन भुगत रहा है? इसकी सजा पाकिस्तानी अवाम भुगत। डेफिनेटली ऐसे ही है। हसन मुर्तजा साहब, सर आपके पास आता हूं। जनाब-ए-मन अक्टूबर की एडजस्टमेंट की मद में सार्फिन पर 60 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ा है और 2 माह में बिजली की कीमत में इजाफे से सार्फिन पर 115 अरब रुपए का बोझ पड़ा है। ये मेरे सामने मौजूद एक मीडिया रिपोर्ट बता रही है। लेकिन सर वही बात मैं कहूँगा, कौमी मफाद में हमें मुस्कुराना है। जी, मैंने तो ये पहले ही अर्ज की और मैंने आपसे शुरू में ये अर्ज की थी कि हम ये नहीं कहते कि महंगाई जो है वो इशू नहीं है, महंगाई पूरी दुनिया का इशू है, लेकिन जिस अंदाज में हमारी हुकूमत उसको ले रही है वो काबिले रहम है। अब भी मैंने जब बात की कि ₹4.75 बिजली महंगी हुई है और जो फ्यूल एडजस्टमेंट है वो डालकर तो ये हमें कहीं 10 रुपए में पड़ेगा यूनिट, तो उस पे भी मेरे भाई मोहतरम ये बात कह रहे थे कि वो इस तरह नहीं है, वो इस तरह है। ये दलीलें देने का टाइम नहीं है। आप देखें कि आपने एक तबका बिल्कुल खत्म कर दिया है। एक जो हमारी मिडिल क्लास थी वो बिल्कुल सड़क पर आ गई है और हुकूमत उस पर शादियाने बजाई जा रही है कि पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है। अगर यही रवैया रहा, यही रविश रही तो हमारा क्या मुस्तकबिल है? आज जो आदमी घर का किराया दे लेता है उसके बच्चों की फीस रह जाती है, जो फीस दे लेता है उसके पास बिजली के लिए पैसे नहीं है, जो बिजली का बिल भर लेता है उसके पास गैस के पैसे नहीं है, और काश्तकार तो मर गया इस मुल्क का। हमारा ये फूड बास्केट था पंजाब, आज हमारे पंजाब के अंदर गंदम आप देख लें 4000 को पहुंची पड़ी है। मैं काश्तकार हूँ, मैंने गंदम काश्त की है, मुझे पता है मैं 11,000 की बोरी DAP की लेके आया हूँ और मिन्नतें करके और तरले करके मैंने वो बोरी ली है। मार्केट में अवेलेबल नहीं है, सारी ब्लैक में मिल रही है। मैंने जो सीड खरीदा है वो 4,000 रुपए का मैंने सीड खरीदा है एकड़ के लिए। यार अगर यही हालत रही तो कौन गंदम काश्त करेगा? आने वाले वक्त में आप गंदम कहाँ से लेंगे? आपके पास तो इतनी सरप्लस होनी चाहिए कि आप एक्सपोर्ट करें। आज हम कई मुल्क होने के बावजूद गंदम भी इंपोर्ट कर रहे हैं। सर ये गुड गवर्नेंस की निशानियां है ना, आप समझ नहीं पा रहे मेरा ख्याल है। शुगर केन का हाल सुन ले,
कि जब ये 180 रुपए का था तो चीनी 145 की थी। सही। जब ये 45 रुपए की थी। जब ये 210 रुपए का हुआ उस टाइम भी चीनी 60 रुपए की थी। यार हमारा गन्ना जो है वो 220 रुपए है और चीनी जो है 160 रुपए है। किस रेशो से आप कीमतें बढ़ा रहे हो सर? थोड़ा सा चीज है जो मेरे भाई अभी कह रहे थे कि उसकी कीमतों में कमी आई है। आलू है, मटर है, टमाटर है, मिर्च है, गोश्त है, पोल्ट्री है, आप नमक, मिर्च, कोई एक चीज मुझे बता दे। घी जब आप आए थे 100 रुपए का, 125 रुपए का था सर। बहुत अदब के साथ मैं आपको इंटरवीन करना चाहूंगा। इससे कबल कि अकरम चीमा साहब इस बात पे मोतरज़ हो जाएं कि ये नूरुल आरफीन का प्रोग्राम मेरी जंग है या जुबैदा आपा का दस्तरखान। आटा, चीनी, घी से हम बाहर निकालते हैं आवाम को। अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। अकरम चीमा साहब, सर पूछना ही था कि परवेज़ खटक साहब कौन सी मस्जिद में जुम्मा पढ़ाया करते थे? कह रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया का काम सिर्फ पैसे कमाना है। अच्छा, वो 40 अरब रुपए कौन हाजी सनाउल्लाह ले गया जिसका इंकशाफ IMF के कहने पे किया गया है? सर मैं वज़ीर आज़म के उस एक रिलीफ फंड की बात कर रहा हूँ, सॉरी, कोरोना रिलीफ फंड की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें आरफीन, मैं नहीं समझता कि कोई 40 अरब रुपए ले गया। और सर IMF को गलतफहमी हुई है। सर ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है सर। इमरान खान साहब ने दबा ली थी कौमी मफाद में, लेकिन IMF के पास जब हम लोग कशकोल लेके गए तो उसने कहा पहले सदा लगाओ अल्लाह के नाम पे दे बाबा, और उसके बाद ये रिपोर्ट भी आगे दे बाबा। जब रिपोर्ट पब्लिश हुई है उसके बाद फिर हमें कुछ चंद टके रुपए आना मिला है। देखिए आरफीन, मैंने वो रिपोर्ट ऑनेस्टली देखी नहीं है, ना मेरी नॉलेज में है कि इस मामले के ऊपर। बहरहाल मैंने सुना ज़रूर है, आपसे भी सुन रहा हूँ। तो देखें, इस बात का यकीन रखें कि अगर वाकई 40 अरब रुपए का गबन हुआ है और इमरान खान की हुकूमत में हुआ है तो इंशाल्लाह ताला इसका दूध का दूध और पानी का पानी होगा। सर आपके कहने पे इमरान खान साहब को तो मैंने आज तक देखा ही नहीं है, सिर्फ तस्वीरें देखता रहा हूँ। मैं आपको ज़ाती तौर पे जानता हूँ, मुझे आपके बारे में पता है कि आप कह रहे हैं तो मुझे यकीन करना ही पड़ेगा। लेकिन सर इमरान खान साहब ही इस मुल्क के वज़ीर आज़म थे ना जब पेट्रोल बहरान में हमसे अरबों रुपए डिकार लिए गए, चीनी बहरान में हमारे कपड़े उतार लिए गए विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जब हमारी अद्वियात की कीमतों में इजाफा इतना कर दिया गया कि एक गरीब आदमी अब एक वक्त की दवा लेने से भी जो कासिर है, और दूसरी तरफ ये 40 अरब रुपए। आपको अभी भी यकीन नहीं आया कि इमरान खान साहब की नाक के नीचे कोई चोरी चमारी हो रही है? बिस्मिल्लाह। देखिए आरफीन, मैं समझता हूँ कि देखिए जो भी अपोजिशन होती है वो ज़ाहिर बात है वो इश्यूज़ को तो रेज़ करती है, सही, वो इन चीज़ों को सामने लाती है। और मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब की हुकूमत अब 1.5 साल बाकी रह गया, और अगर वाकई इन इल्ज़ामात के अंदर कोई हकीकत है, वाकई अगर गंदम के अंदर पैसे डकारे गए हैं, पेट्रोल के अंदर पैसे डकारे गए हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनको चौक के ऊपर भी लटकाना चाहिए और उनसे वो पैसे भी वसूल करने चाहिए। किसी बंदे के साथ यहाँ पर इस मुल्क के अंदर कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। बेहतरीन, मैं तो इस चीज़ का कायल हूँ। ज़बरदस्त है सर। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। राना एहसान साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की शिकायतें मीडिया से कुछ और बढ़ गई हैं। वो मीडिया जो आँख का तारा हुआ करता था, उसी मीडिया से उन्होंने गिला करते हुए फरमाया है कि आज मीडिया झूठ के फैलाव का ज़रिया है। सर उन्होंने और भी बहुत कुछ कहा है, लेकिन सर यही मीडिया नहीं था जो नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ लंबे लंबे बातें करके, और इस कार खैर में अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी शामिल हूँ, मैंने भी 8-8 घंटे की जो है वो तवील ट्रांसमिशंस ख़ुद अपने कंधों पर उठा रखी थी। उसके बाद जब ये तब्दीली आई तो हमारी आंखों की रोशनी भी शान से चली गई। देखिए ये वही मीडिया है जिसके जो रिपोर्टर्स हैं खुदकुशियां कर रहे हैं। अल्लाह ना करे ऐसे हो और हालात सबके बेहतर हों और कोई इतना मजबूर ना हो कि उसको ये कदम उठाना पड़े। लेकिन मैं नहीं समझता कि यहाँ कोई मीडिया जो है कोई पैसे कमा रहा है। लेकिन ये मीडिया अच्छा था जब PTI ऑपोजिशन में थी, आज ये गंदा हो गया। इसी तरह ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो थी वो अच्छी थी जब इमरान खान ऑपोजिशन में था और कोई नंबर आता था तो हुकूमत के खिलाफ वो उसको कोट करके तनकीद करते थे। आज वो बुरी हो गई है और उनका सर्वे भी गलत है और बंदे भी नहीं पूरे उनके। तो इसी तरीके से सारे जो मामलात हैं उस पर यू टर्न ले लिया जाता है। मैं समझता हूँ ये मीडिया जो है इसके मेरे ख्याल से 6 पॉइंट
जो है वो इंडिपेंडेंस ऑफ मीडिया के जो है वो कम हुए, इन्हीं के दौरे हुकूमत में हमारे टाइम में बेहतरी आई थी। तो मीडिया तो बेचारा जो है वो, सर ये ना करें, ये देखें मैं हंसते हंसते गिर के मर जाऊंगा, इसलिए कि मैं खुद वो गरीब हूँ जो आपकी हुकूमत के अताब का निशाना, आपकी हुकूमत के अताब का भी निशाना मैं बन चुका हूँ। एक मरतबा मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने और दूसरे उससे पहले सरताज अजीज़ साहब ने, जो वज़ारत ख़ारिजा के चैम्पियन थे उस वक्त, 2 मरतबा मुझे न सिर्फ ऑफेयर करवाया बल्कि और भी बहुत कुछ हुआ। अगर आप चाहें तो मैं डिटेल में जा सकता हूँ। नहीं आरफीन साहब, मैं तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को कोट कर रहा था कि वो मेरे ख्याल से 149 नहीं, उसके बारे में तो मैं बात ही नहीं कर रहा। आपने तो जो कहा कि आपकी हुकूमत में सूरत-ए-हाल बेहतर थी, मैं तो उसकी निशानदेही कर रहा था। आपकी हुकूमत में भी सूरत-ए-हाल बेहतर नहीं थी। देखिए, पाकिस्तान में बेहतर मीडिया की जो इंडिपेंडेंस है और जो एक उसको काफी बेहतर होने की जरूरत है और गवर्नमेंट को करना चाहिए, लेकिन हमारे दौरे हुकूमत में जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स थी वो बेहतर हुई इसका इन कंपैरिजन टू पीटीआई में वो बदतर हुई। ये तो हकीकत है, इससे तो नहीं हम जुटवा सकते। और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है इन्हीं चीजों को मेजर करती है। लेकिन मैं समझता हूं कि कोई यहाँ जो है, कोई मीडिया को यहाँ कोई छक्के चौके नहीं मार रहा, मीडिया रिपोर्टिंग कर रहा है। ये तकलीफ जरूर है कि जब आप कहते हैं महंगाई है तो वो बयानियां देना चाहते हैं कि नहीं पाकिस्तान सबसे सस्ता मुल्क है और दुनिया की जितनी महंगाई इधर है। जब आप कहते हैं बेरोजगारी है तो इस पे उनको तकलीफ होती है, वो ये नहीं सुनना चाहते। वो शायद सुनना चाहते हैं कि 1 करोड़ नौकरी लोगों को मिल चुकी है। तो अगर ये उनका ख्याल है कि इस तरह की मीडिया रिपोर्टिंग करें जिस तरह की उनकी ख्वाहिशात है और वो नहीं कर पा रहे, तो फिर मैं समझता हूं कि वाकई मीडिया जो है शायद बहुत ज्यादा कमा रहा हो। राइट सर। हसन मुर्तज़ा साहब, सर यहाँ इससे पहले कि मैं आपके पास आऊँ सर, मैं आपको ये बता दूँ कि अब हम मीडिया के किरदार और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की उनसे शिकायत का जायज़ा लेंगे। ले वक्त हुआ है प्रोग्राम में एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक पे जाने का। सर हमारे साथ रहिए प्लीज़।